जैसे कल बच्चों बजट के अंदर जो डिस्कशन थी वो ये थी कि पैसे आते हैं, ठीक है ना, कहां कहां से कितना कितना आएगा और कहां कहां पे कितना कितना जाएगा, है ना, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट इज ए डॉक्यूमेंट presented in the house, parliament house, for approval and for legislation। ये पता होना चाहिए हमें। बजट इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द हाउस फॉर कैसा, फॉर अप्रूवल, कि भाई अप्रूवल हो जाए, भाई ये अप्रूव हो जाए, और लेजिस्लेशन कानून भी बन जाए उसका, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अब उसमें बहुत सारी जगह से रिसीट्स आएंगी, पैसे आएंगे, और बहुत बहुत जगह पर गवर्नमेंट को क्या करना है बच्चों, एक्सपेंडिचर करना है, खर्चे करने हैं। तो आओ जरा इन सब के बारे में बात करते हैं, जिसमें कोई बहुत ज्यादा कोई नई बातें बच्चों 12th से हटके इस टॉपिक पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 12th वाला ही टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो हमने पढ़ा था बेटा, हमारे देश के अंदर जो है डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है, रिसीट्स का, ठीक है जी, और बहुत सारा पैसा कहां से आता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से। ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, कस्टमर लिखा गया, कस्टम से, कस्टम से, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है जी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, पहला क्या है बेटा, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो देश की सरकार के पास बच्चों रेवेन्यूज आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर के, दोनों तरह के देश की सरकार के पास रेवेन्यूज आते हैं। तो जब ये रेवेन्यूज के बारे में बात हो रही है बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं आगे कि देश की सरकार के पहले होते हैं हमारे पास कौन से रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। बच्चों आप सब लोगों को पता है, मैं यहां पर क्लियर कट बता भी देता हूं, 12th को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। यहां पे रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी पढ़ी थी हमने 12th क्लास के अंदर, कि जब गवर्नमेंट के पास रिसीट्स तो आए, जब गवर्नमेंट के पास रिसीट्स तो आए, पर उस रिसीट्स के आने के बदले में ना तो कोई एसेट कम हो रही हो। देखो रिसीविंग वैसे कैसे आती है, हम कोई बिजनेस की एसेट बेच दे, गवर्नमेंट की एसेट बेच दे, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो पैसा आता है, और या फिर गवर्नमेंट कहीं से लोन ले ले और पैसा आ जाए। बोलो बच्चों बोलो, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ये और ये, इन दो पर्पसेस से रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ना तो एसेट घटी हो और ना ही बच्चों लाइबिलिटी बढ़ी हो, पर फिर भी गवर्नमेंट के पास आ जाए रेवेन्यू। तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा रेवेन्यू है, वो आपकी कौन सी रिसीट है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है। सो बेटा जरा पढ़ेंगे, देखो, डू नॉट क्रिएट एंड कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, ना तो लाइबिलिटी बढ़ती हो गवर्नमेंट के लिए, ठीक बात है, ना ही कोई एसेट का रिडक्शन होता हो, पर फिर भी गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ रहा हो तो वो गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट है बच्चों, रेवेन्यू रिसीट है। आओ जरा इसको बाद में बात करते हैं, ऐसी कौन सी रिसीट होती है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नेचर की मिलती है, जिसमें ना तो एसेट कम हो रही है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आए जा रहा है। तो आओ जरा इनको समझते हैं। एक एक एग्जांपल तो बेटा ऊपर ही लिखा हुआ है, डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी। जैसे कि गवर्नमेंट को कौन सा पैसा मिल रहा है बच्चों, टैक्स। अगर गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कि जो लोग जितना प्रोपोर्शनेटली टैक्स दे रहे हैं उनको उसी प्रोपोर्शन में वेलफेयर अलॉट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता ना। कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है क्या? नहीं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर लोग बहुत ज्यादा टैक्स पे ही हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वहां के एरिया का सबसे ज्यादा वेलफेयर हो। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। बल्कि जो टैक्स पे ही होते हैं वो सिर्फ टैक्स पे करके साइड में हो जाते हैं, और गवर्नमेंट वेलफेयर तो उनका करती है भाई जिन्होंने जरा सा भी टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेलफेयर। तो इक्वालिटी तो ऐसी आएगी ना, टैक्स जिस पे लगाएंगे जो पे कर सकता है, और उनको वो पैसा देंगे जिनकी इनकम जो है बहुत ही ज्यादा कम है, तो इक्वालिटी तो भी आएगी। तो बेटा डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, बिल्कुल सही है, डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी एंड डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट। जैसे गवर्नमेंट की किसी कंपनी के शेयर को अगर गवर्नमेंट बेचती है 5%, 2%, 1%, और गवर्नमेंट के पास फंडिंग आती है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट।
बट अगर गवर्नमेंट बिना कोई अपनी फंडिंग करे, बिना कोई डिसइन्वेस्टमेंट करे, बिना कोई अपना शेयर बेचे और फिर भी गवर्नमेंट का पैसा आ जाए, तो क्या हम कहेंगे बेटा वो एसेट भी कम नहीं हो रही और गवर्नमेंट के पास फिर भी पैसा आ रहा है। तो ये दो एग्जांपल बनते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के, जिसमें मैंने यहां पर क्लासिफाई किया बेटे गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे पैसा कहां कहां से आता है। देखो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है जी, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स, कस्टमर, यूनियन, जीएसटी, है ना, यूनियन टेरिटरी से कोई टैक्सेस, तो ये गवर्नमेंट की सारी कौन सी रिसिप्ट्स हैं बेटा, टैक्स रेवेन्यूज। लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे भी रिसीट्स हैं जो 12th क्लास में आपने पढ़े हैं, जो कौन से रिसीट होते हैं गवर्नमेंट के, नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल सकता है ना, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल सकता है, गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनीज हैं जो चल रही हैं, वो प्रॉफिट कमाती हैं, वहां से डिविडेंड भी कमाती हैं, ठीक है जी। और बतेरे तरह के नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आपने पढ़ा है, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ा था आपने, स्पेशल असेसमेंट आपने पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, ठीक है जी। और भी ना जाने कितने, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो टैक्स लगता है, ठीक है, रजिस्ट्रियां होती है तो गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रिसीव करती है। तो ये जितने भी हैं ये कौन से रिसीट्स हैं गवर्नमेंट के, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इज इट ओके बच्चों? अच्छा, फिर आपने 12th क्लास में पढ़ा है बेटा कि गवर्नमेंट को रिसिप्ट के नाम पर एक और रिसिप्ट होती है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल रिसीट। जरा बताइए कैपिटल रिसीट क्या पढ़ी थी बच्चों, आप लोग फीचर्स बताइए। या तो एसेट कम हो जाए, देखो एसेट के कम होने से ही पैसा आएगा, और या फिर क्या हो जाए बोलो, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए। समझ पा रहे हो? या तो गवर्नमेंट की एसेट बच्चों क्या हो जाए, घट जाए, या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए। इन दोनों में से कोई एक काम हो, ठीक है जी, या फिर दोनों ही हो जाए। गवर्नमेंट के तो बजट के अंदर बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, तो दोनों काम से भी गवर्नमेंट सोर्स बनाती है कैपिटल रिसीट का। तो यहां से जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट होती है। जैसे कि क्रिएट्स ए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट ने लोन ले लिया बच्चों, आज गवर्नमेंट ने लोन ले लिया पब्लिक से, डोमेस्टिक टेरिटरी से, ठीक है जी, आउटसाइड डोमेस्टिक, बाहर के देशों से, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है जी, लोन ले लिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट लोन ले रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि बाद में पैसा सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, वापस। तो ये जो बोरोइंग्स है, ये जो बोरोइंग्स है बाय द गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई भी बोरोइंग, मीडियम टर्म, कोई भी बोरोइंग्स है, तो ये गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है। तो ये बच्चों गवर्नमेंट के लिए कौन सा रिसीट होगा, कैपिटल। या फिर गवर्नमेंट ने अपने खुद के बिजनेसेस का कुछ शेयर बेच दिया, है ना, MUL के 5% हिस्सा बेच दिया, LIC का गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सा बेच दिया, 5% हिस्सा प्राइवेट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। आप बताओ भाई, लोन भी ना लिया हो पर फिर भी गवर्नमेंट की रिसीट हो जाए, तो सोचो नॉन डेट वाली कैपिटल रिसीट कौन सी होगी बेटा। सोचो आप, गवर्नमेंट ने किसी को लोन एंड एडवांसेस दे रखे हो, तो वो बताओ गवर्नमेंट के लिए क्या है बच्चों, एसेट है, बोलो है कि नहीं। गवर्नमेंट ने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, और गवर्नमेंट अपने उन लोन्स एंड एडवांसेस की बाद में क्या कर रही है, रिकवरी कर रही है। तो आप बताओ गवर्नमेंट की एसेट क्या हो गई, गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई, और गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। कौन सी रिसीट है बच्चों, ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। बोलो डन हो गया। मिसलेनियस और किसी तरह की कैपिटल रिसीट जिसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट या और भी किसी तरह की नॉन डेट या नॉन टैक्स कैपिटल रिसीट जिसमें गवर्नमेंट की किसी ना किसी तरह से कोई एसेट्स कम हो रही हो, ये गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट हो सकती है, कैपिटल रिसीट। और दूसरा बच्चों, गवर्नमेंट की डेट कैपिटल रिसीट कौन सी हो सकती है, जहां जहां पर गवर्नमेंट जो है लोन ले, और लोन ले मतलब अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करे और गवर्नमेंट का पैसा आए। ये कैसे हो सकते हैं, मार्केट लोन हो सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, कोई ट्रेजरीज, कोई सिक्योरिटीज के अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स लोन हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ने जो स्टेट PPF का पैसा, लोगों का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो गवर्नमेंट ने ले रखा है, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से क्या है बच्चों, बोरोइंग्स हैं जो गवर्नमेंट ने ले रखा है। और कोई एक्सटर्नल डेट हो सकता है, या फिर कोई गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो है कोई बॉन्ड्स जारी कर रखे हैं, गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट जारी करती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट हमारे को एक पेपर दे देती है बॉन्ड्स के नाम पे, और गवर्नमेंट हमसे पैसा ले लेती है। वो गवर्नमेंट की क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। सर किस लिए लायबिलिटी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी व्हाट विल हैपन,
गवर्नमेंट जो है हमसे अपना वो बॉन्ड वापस ले लेगी, ठीक है जी, और हमें हमारे पैसे वापस कर देगी आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी वहां पर इंक्रीज हो रही है। तो ऑल दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सी लाइबिलिटीज बच्चों, ये कौन सी रिसीट है गवर्नमेंट की? ये सारी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है। तो अभी तक मैंने आपको बताया बेटा गवर्नमेंट की दो तरह की रिसीट होती है, या तो रेवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों के बारे में। बेटा सेम, बिल्कुल सेम, दो तरह के खर्चे होते हैं। बताओ कौन कौन से? एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोग ही बताओ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या पड़ गया है आप लोग? क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बोलो। ना तो सर एसेट बढ़ती हो, ना लाइबिलिटीज घटती हो। बोलो, सही है ना? ना तो एसेट बढ़ती हो, ना लाइबिलिटीज घटती हो। दोनों में से कोई काम ना होता हो, दोनों में से कोई काम ना होता हो, पर गवर्नमेंट फिर भी खर्चा कर रही हो। अब देखो, खर्चा कर रही है, एसेट नहीं बढ़ रही, समझ रहे हो? खर्चा भी कर रही है पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी पेंशन, स्कॉलरशिप्स, है ना, सैलरीज बांटती है, कोई कुछ चेंज थोड़ी ना होता है, सब्सिडी देती है, और लाइबिलिटी में कोई कमी नहीं हो रही, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी की पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के कौन से खर्चे हैं बच्चों? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। बोलो, डन हो गया। और ऐसे ही गवर्नमेंट के और कौन से पढ़े बेटा आपने? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? या तो बोलो क्या हो, या तो एसेट बढ़ रही हो, हम खर्च कर रहे हो और खर्चा करने से हमारे देश की कोई ना कोई एसेट बढ़ रही हो, और या फिर बेटा हमारे देश की सरकार पैसा खर्च रही हो और उस पैसे के खर्चने से गवर्नमेंट की कोई ना कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है? बताओ, कम हो रही हो। या तो ये हो रहा हो या फिर ये हो रहा हो, या दोनों काम हो रही हो, ये दोनों काम हो रही हो, तो हम कहेंगे ये हमारे देश की सरकार के कौन से खर्चे हैं? कैपिटल नेचर्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। एसेट के बढ़ने का एग्जाम्पल आपके सामने बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। बोलो, सही है? देश की सरकार ने नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स बना दिए, फ्लाईओवर्स बना लिए, ठीक है ना, ठीक है जी, स्कूल्स बना लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना लिए। तो ये सब हमारे देश में बताओ क्या इंक्रीज हो रही है? बोलिए, एसेट्स इंक्रीज हो रही है ना। तो ये सब क्या है बच्चों? ये है कैपिटल नेचर्ड एक्सपेंडिचर। या फिर ये एक और एग्जांपल है, क्रिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लान। ये मत समझ लेना बेटा, ये मैंने एग्जांपल्स एक्सक्लूसिवली इसी के दे रखे हैं, ऐसा नहीं है। ये एग्जांपल्स किसको बिलोंग करते हैं? दोनों टॉपिक्स को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, परचेजेस ऑफ शेयर्स, ठीक है, या फिर लोन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये बताओ, गवर्नमेंट की एसेट जो है क्रिएट कर रहा है या लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है? एसेट इंक्रीज कर रहा है। हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे रही है बच्चों? लोन्स दे रही है, एडवांसेस दे रही है, तो ये हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है। इज इट ओके और नॉट? एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, और ये जो एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं और खर्चा हो रहा है, सर खर्चा कैसे हो रहा है? क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं तो पैसा तो आउटफ्लो में जा रहा है, पैसा आउटफ्लो में जा रहा है, और एसेट्स क्या हो रही है? बेसिकली इंक्रीज हो रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इज इट ओके बच्चों? डन हो गया पॉइंट? क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो टॉपिक से बेटा बात करेंगे जो तुम्हारे नए टॉपिक हैं, जिनका 12 से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स आएंगे जो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होंगे, साथ साथ अंडरलाइन कर लेना। हाइलाइटर रखा है तो बेटा हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, हाइलाइटर नहीं है तो पेन पेंसिल जो भी है उससे अंडरलाइन कर लेना। मैं सारे एमसीक्यू आपको अंडरलाइन करा दूंगा, बहुत सारे एमसीक्यू निकलेंगे इन दो टॉपिक्स में से, ठीक है, जो हमें समझने चाहिए। सुजल एक बार चलिए, तो पहला टॉपिक है बच्चों पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, ध्यान से मेरी बात समझो, नाम से ही बच्चों इसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट मतलब कि क्या? पब्लिक पे किए गए एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को समय समय पे क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए। बोलो, है कि नहीं? सोचो आप। अब यहां पे दो पॉइंट उठते हैं सर। एक पॉइंट तो ये उठता है कि गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्चा कौन सा करती है। तो बेटा ये बताने की जरूरत है, आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा पब्लिक के ऊपर करती है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत खर्चे करती है,
एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए बहुत खर्चे करती है, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे खर्चे करती है। ये सारे खर्चे गवर्नमेंट किसके ऊपर कर रही है बेटा? पब्लिक के ऊपर कर रही है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए कर रही है, इक्वालिटी के लिए भी करती है बहुत सारे खर्चे, है ना। बजट का सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो क्या होता है? सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना, ठीक है ना। तो जो लोग रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहां पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, और जो पुअर सेक्शन है उन पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि उनको क्या दिया जाता है? सब्सिडी, बहुत सारी और फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प्स उनको दी जाती हैं। तो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना। तो कुल मिला के गवर्नमेंट बजट के अंदर इन सभी मुद्दों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंडिचर को प्लान करती है। दैट इज व्हाट? पब्लिक एक्सपेंडिचर। बताओ जी, अभी तक इसका मीनिंग क्लियर कर दिया बेटा मैंने आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर? ये डन हो गया। अब इस शब्द का मीनिंग क्लियर करना बेटा। पब्लिक एक्सपेंडिचर के आगे वर्ड क्या लगा हुआ है? मैनेजमेंट। भाई उसको मैनेज भी करना जरूरी है। सर क्यों? गवर्नमेंट है, आम जनता पे खर्चा कर रही है, भाई कितना भी कर ले बेटा। क्यों? अगर हद से ज्यादा कर लेगी, जरूरत है वहां पर, समझो आप, जरूरत है वहां पर 500 करोड़ की, और 500 करोड़ में हो जाता। गवर्नमेंट उसको ओवर वैल्यूएशन पे ले गई, 750 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो आप मुझे बताओ इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा? फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। बजट के अंदर आपके एक्सपेंडिचर ओवर वैल्यूएशन पे चले जाएंगे। फिस्कल डेफिशिएंसी क्या होगी बताओ? देश की फिस्कल डेफिशिएंसी बढ़ेगी। फिस्कल डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन व्हाट? टोटल रिसीट। एंड व्हेन यू आर टेकिंग अबाउट द रिसीट, यू आर नॉट कंसीडरिंग द बोरोइंग्स, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? फिस्कल डेफिशिएंसी। पढ़ा है तो 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सबने, है ना। तो फिस्कल डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर। अब फिस्कल डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आप लोगों ने 12th में यह भी पढ़ा कि फिस्कल डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ तरीके होते हैं। उसमें दो मेन से तरीके होते हैं। सर आपकी डेफिशिएंसी ज्यादा है तो भाई लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, लोगों पर टैक्स लगा दो, सब्सिडी घटा दो, कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन इन सभी तरीकों में आपने ये भी पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, कोई भी टेक्निक आप यूज कर लो, प्रैक्टिकली उसके एप्लीकेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या गवर्नमेंट बिना बात के टैक्स आप हम लोगों के ऊपर लगा देगी, हम लोग दे देंगे? नहीं। लोगों के ऊपर जब टैक्स ज्यादा लगता है, लोग उस सरकार को अपोज करते हैं। समझ रहे हो आप लोग? हमको जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, अगर वो बेनिफिट गवर्नमेंट हमें देने से मना कर दे तो हम क्या चुपचाप उस बात को सह लेंगे? आज अगर ओल्ड एजर्स पेंशन, ठीक है जी, विडो पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन गवर्नमेंट बंद कर दे, या कोई और रेलवे बेनिफिट्स गवर्नमेंट लोगों को दे रही है वो बंद कर दे, तो क्या लोग अपोज नहीं करेंगे उस चीज को? बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब ये चीज किताबों में लिखी हुई तो चलो आसान लगती है हमें, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी जो है बहुत मुश्किल है कि टैक्स को बढ़ाना, सब्सिडीज को घटाना, ऐसा करके गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिशिएंसी को मैनेज कर लेती है। भाई बिल्कुल मैनेज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैनेजमेंट नहीं हो सकता वो फिस्कल डेफिशिएंसी का, तो फिस्कल डेफिशिएंसी को क्रिएट भी कम से कम करना चाहिए। तो फिस्कल डेफिशिएंसी क्रिएट कम से कम कैसे होगी बोलो? जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली गवर्नमेंट क्या करके चलेगी? मैनेज। अंधाधुंध गवर्नमेंट खर्चे ना करती चली जाए, सोच के चले। भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर से वेलफेयर तो बढ़ रहा है, पर उसका एक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं अननेसेसरली एक्सपेंसेस कितने भी डाल दिए गवर्नमेंट ने, और फिर बाद में गवर्नमेंट की डेफिसिट बढ़ रही है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट टैक्सेशन लगा रही है। ये देखो, ये लिखा है ना, इंप्लीमेंटेशन क्या होगी? क्या इंप्लीमेंटेशन होगी बेटा? या तो गवर्नमेंट के डेफिसिट बढ़ेंगे, या तो क्या, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेगे। देखो, लार्जर डेफिसिट तो होगा ही होगा। डेफिसिट मीन सिंपल, टोटल एक्सपेंडिचर विल बी ग्रेटर देन टोटल। When you are thinking about receipt, we are excluding here borrowing. गवर्नमेंट के लार्जर डेफिसिट होंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेशन हम लोगों पे लगाना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट कहे नहीं यार हम तो दोनों में से कुछ नहीं कर रहे, तो इकोनॉमी ग्रोथ गिर जाएगी। फिर लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ घटेगी, और फ्यूअर रिसोर्सेज रह जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेजेंट रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रही है। जितना यूटिलाइज नहीं करना चाहिए उतना यूटिलाइज कर रही है, और ग्रेटर बर्डन आएगा अगर गवर्नमेंट आज प्रेजेंट में क्या ले ले बेटा? लोन ले ले, तो ग्रेटर डेट बर्डन आएगा इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ग्रेटर डेट बर्डन गवर्नमेंट क्रिएट करेगी इंटरेस्ट के नाम का। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि क्या जरूरी नहीं है पब्लिक एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए?
है ना। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम आउटपुट तो दें, गवर्नमेंट आउटपुट तो दे, आउटपुट का मतलब जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी तो बढ़ाए, लेकिन कैसे बढ़ाए भाई, मिनिमम कॉस्ट पे। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे पता नहीं कितने परसेंट पे, सोच भी नहीं रहे कितने परसेंट पे ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम कर्जे के बारे में इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, टॉपिक का नाम क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करके चलना चाहिए। यानी कि हम पब्लिक के वेलफेयर पे खर्चा जरूर करें, पर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर ना करें जिससे प्रेजेंट पब्लिक खुश हो जाए, सोशल वेलफेयर बढ़ जाए, बट आने वाले समय में हम उसको जब मैनेज करने चले तो ना तो हम उसको टैक्स से मैनेज कर पाए, ना हम उसको सब्सिडीज के रिडक्शन से मैनेज कर पाए, और ना ही किसी और चीज से। तो वो मैनेजमेंट करना इसलिए जरूरी है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को हमेशा ही क्या कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। बोलो बच्चों, सोच समझ खर्चा करना चाहिए। चलिए, तो बच्चों इसके बारे में कुछ लिखा है, एक एमसीक्यू देखो, यहां तक के एक दो एमसीक्यू तो ऑलरेडी रेडी हैं, एक दो एमसीक्यू के बारे में और बात करता हूं कि इसको मैनेज कौन करता है सर, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस। ये याद कर लेना बेटा, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वो अलग होता है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का ये काम है, खर्चे देखो भाई, खर्चे ज्यादा तो नहीं हो रहे पब्लिक के ऊपर, आप खर्चे हद से ज्यादा तो नहीं कर रहे, तो द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और ये अपने आप में एक नोडल का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है। एक्सक्लूसिव का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहा है, खर्चों को देख रहा है, और किसी चीज में बात नहीं करेगा, वो रेवेन्यू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दिस इज अ नोडल डिपार्टमेंट जो खर्चों को मिनिमाइजेशन पे काम करता है। अब इसमें कुछ कुछ बातें बेटा जो आपको एक बार रीड कर लेनी चाहिए। क्या क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो क्या क्या देखता है, वो रिकमेंडेशन पे चलता है। किसकी रिकमेंडेशन पे चलता है, फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे चलता है। ये रेगुलरली ऑडिट करता है खर्चों को, ये इसका काम है। ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाता है, ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाता है। ये डिपार्टमेंट चेक करता है, खर्चों को चेक करता है, और कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट का काम करता है, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ पब्लिक सर्विसेज वो प्रॉपरली मिलते रहें, और हद से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज के प्राइसेस वो कंट्रोल में रहें। तो प्राइस की कंट्रोलिंग, एक्सपेंडिचर की कंट्रोलिंग में मेन योगदान किसका बेटा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। खर्चों को मिनिमाइज करने का काम है, खर्चों को ऑप्टिमाइज करने का काम है, मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट सोशल वेलफेयर क्रिएट करने का काम है एक्सपेंडिचर ऑफ, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। डन हो गया बच्चों, तो एक दो एमसीक्यू यहां से रेडी हो रहे हैं। और सुनो, ये किसके अप्रूवल पे काम करता है बेटा, एक एमसीक्यू बनता है ये फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल पे। मतलब ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है फाइनेंस मिनिस्टर का, अपना जो है ये फाइनेंस का, ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन का, तो कुछ भी अपना खुद ही खर्चे कर लेगा। नहीं जी, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर की गाइडलाइंस पे चलना पड़ेगा। और पहले इसको बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और आज इसका नाम है बेटा एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। पहले इसको एक्सपेंडिचर बजट बोला जाता था, आज इसका नाम है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि रेवेन्यू बजट अलग बनता बेटा, जिसमें रेवेन्यू के बारे में बात होती है, खर्चों का मामला अलग सेट किया जाता है जहां पर किसके बारे में बात होती है, खर्चों के बारे में बात होती है। जब खर्चों के बारे में बात होती है तो इस बजट का नाम क्या है, एक्सपेंडिचर बजट। लेकिन आज की डेट में उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। कर लोगे, ये 2-4 एमसीक्यू यहां से भी रेडी हो रहे हैं। अच्छा जी, कुछ 2 बातों में इसमें डिवाइड किया गया। इसके सेंट्रल एक्सपेंडिचर, जनरल सी बातें लिखी हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड अदर ट्रांसफर्स, ये भी कुछ जनरल सी बातें लिखी हैं, ये रीड आउट कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं। तो बेटा इस पूरे टॉपिक का मुद्दा मैंने आपको समझा दिया। पब्लिक के एक्सपेंडिचर को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक्सपेंडिचर अगर हद से ज्यादा हो गए, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर हो गए, तो वो जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करते हैं, वो हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज करते हैं, जिसको मैनेज करना लेटर ऑन मुश्किल हो जाता है। इज इट क्लियर बच्चों, डन है। चलिए एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो 12th क्लास में आप पढ़ के नहीं आए हैं, वो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट बच्चों ये भी आप 12th क्लास में पढ़ के नहीं आए हैं, और इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू आईसीआई क्रिएट कर सकता है। तो आपको हर लाइन का मीनिंग यहां पता होना चाहिए। पहले मैं मीनिंग बताता हूं इस वर्ड का और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो जब मैं बात कर रहा हूं बेटा वर्ड का मीनिंग, तो वर्ड क्या है? पब्लिक डेट का मैनेजमेंट। सर मतलब कि क्या? मतलब कि बेटा बहुत ही आसान, पब्लिक से लिए गए लोन, दैट इज व्हाट पब्लिक डेट, को क्या करना? मैनेज करना। बताओ जी बताओ, किसी भी देश में लोन लेने की सबसे बड़ी एजेंसी कौन है? सबसे बड़ा बोरोवर कौन है किसी भी देश में? जानते हो आप लोग? खुद अपने आप में वो देश की सरकार। करोड़ों अरबों रुपए का लोन चाहिए। अगर वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, फिर तो चाहिए ही चाहिए सर। अगर वो डेवलप्ड इकोनॉमी है फिर नहीं, फिर तो हो सकता है उसका कभी कभी कौन सा बजट बन जाता हो? सरप्लस बजट बन जाता हो। भाई लोगों से टैक्सेस बड़े ज्यादा आते हैं और डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करने की कोई खास जरूरतें हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस देश के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं कह रहा हूं बेटा कि कोई इकोनॉमी अपने आप में, चाहे वो यूएसए की इकोनॉमी है, रशियन इकोनॉमी है, कि इतनी डेवलप हो गई कि उनको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आज की डेट में जीरो करने पड़ते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। किसी कंट्री के ज्यादा, जैसे इंडिया के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है ना, पाकिस्तान को अपनी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत है। आप समझ रहे हो? जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनको अपनी इकोनॉमी को सेटल करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो उनको पब्लिक से लोन लेना ही पड़ता है भाई, और उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सोचो क्यों? अगर बेटा देश की सरकार, अब मन में यहां पे क्वेश्चन आता है, सर पब्लिक से भी लोन लेती है क्या देश की सरकार? यस, डोमेस्टिक लोन, डेट, डोमेस्टिक डेट, एक्सटर्नल डेट भी दिया जाता है। एक्सटर्नल डेट मतलब कहां से? देश के बाहर से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है ना, एक्सटर्नल डेट, या और जो है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहां से लोन, एक्सटर्नल डेट। लेकिन अपने देश से जो लोन लिया जाता है बाय पब्लिक, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डोमेस्टिक डेट। तो वो डोमेस्टिक डेट हर देश की सरकार कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेती है? मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उस पे हम आम जनता पैसा कहां दे देती है? सरकार को दे देती है। सरकार बहुत सारे बॉन्ड्स कई बार जारी करती है, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। हम लोग पैसा किसको दे देते हैं बेटा? सरकार को। सरकार हमें उस इन्वेस्टमेंट्स पे एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न देती है, जो ऑलरेडी लिखित में होता है, 7%, 8%। ठीक है जी। हम बहुत सारे ऐसे फंड्स में पैसा लगा देते हैं, जो पैसा ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के थ्रू होता है, जैसे एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जैसे केवीपी, किसान विकास पत्र, ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे लाडली योजना है ना, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए, है ना, सुकन्या योजना। तो ये गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है। योजना का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने आज पैसा देना है और फ्यूचर में गवर्नमेंट उनकी मैच्योरिटी पे, ठीक है ना, वो पैसा जो है वो जब वो पूरी जो आपकी स्कीम है मैच्योर्ड हो जाएगी, तो पैसा आपको रिटर्न गवर्नमेंट देगी विद इंटरेस्ट या विद समथिंग स्पेसिफाइड अमाउंट। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट हमसे क्या कर रही है? पैसा बोरो ही तो कर रही है भाई, ठीक है ना, और बाद में हमें रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमें वापस कर देगी। ठीक है। तो बच्चों, कहने का मतलब है गवर्नमेंट बहुत सारा पब्लिक डेट लेती है। अब क्वेश्चन है सर, पब्लिक डेट के मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? बच्चों, जरूरत इसलिए है कि कोई भी लोन जब हम अपने घर में लेते हैं, तो क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक नहीं करते? मान लो आपने गाड़ी लेनी है, तो आप डिफरेंट बैंक्स का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक नहीं करोगे कि कौन सा बैंक मुझे सस्ता लोन दे देगा? आपने होम लोन लेना है, आपने लैब लेना है, जब हम अपने घर में मैनेजमेंट करते हैं कि यार मुझे इतने लाख का लोन चाहिए, तो कौन सा बैंक मुझे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मुझे लोन देता है? तो गवर्नमेंट को तो बेटा हर समय लोन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट को तो उस पब्लिक डेट की मैनेजमेंट हर बार करनी पड़ती है। दूसरी बात, पब्लिक डेट मैनेजमेंट कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक बार शुरू हुआ और एक बार खत्म हुआ। गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है, पता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। सर वो कैसे? आज गवर्नमेंट ने मान लो 500 करोड़ का लोन ले लिया, आज गवर्नमेंट ने मान लो 500 करोड़ का लोन ले लिया, तो कभी ना कभी तो गवर्नमेंट इसको रीपे करेगी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे हो गया बेटा? ऐसे हो गया कि गवर्नमेंट ने आज 500 करोड़ का लोन लिया, गवर्नमेंट ने इसकी रीपेमेंट्स करनी स्टार्ट करी, पब्लिक को रीपेमेंट्स करनी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने इसकी बच्चों रीपेमेंट्स करनी स्टार्ट करी। पर आप समझते हो क्या गवर्नमेंट इसको रीपे अपनी प्रेजेंट इनकम से कर देगी? तो जवाब है नहीं।
गवर्नमेंट इसकी रीपेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कभी पैसा नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में कभी सरप्लस बजट बनता ही नहीं। हमारे देश में हमेशा बजट कौन सा बनता है? डेफिसिट, घाटे का बजट बनता है हमारे देश में। रिसीट्स हमेशा क्या होती हैं? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिसीट्स हमेशा क्या होती हैं? कम। और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमेशा कैसे होती है? ज्यादा। डिफरेंस, अगर आप बोरोइंग्स को कंसीडर करके चल रहे हो, बजटरी डेफिसिट है। अगर बोरोइंग को इग्नोर करके चल रहे हो, कौन सा डेफिसिट है? फिस्कल डेफिसिट है। तो भाई ये लोन की रिपेमेंट देश की सरकार आम जनता को करने के लिए फंड कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? क्या कभी गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी हमारे पैसे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। गवर्नमेंट हमें ये रीपे करेगी, लेकिन इनकी रिपेमेंट के लिए गवर्नमेंट एक नई तरह की क्या लेगी हम लोगों से ही? रिसीट्स। मतलब एक साल में अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए वापस कर रही है, समझो इस बात को, एक साल में अगर गवर्नमेंट हमारे कितने रुपए वापस कर रही है? 100 करोड़ रुपए वापस कर रही है, तो वो 100 करोड़ रुपए वापस करने के लिए गवर्नमेंट को नए बॉन्ड्स, नई सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेगी आम जनता को। जैसे पुराने लोगों के पैसे क्या हो जाएंगे? पुरानी स्कीम के लोगों के पैसे क्या कर देगी गवर्नमेंट? वापस। और नई स्कीम गवर्नमेंट क्या कर देगी? इशू। तो नई स्कीम वालों से पैसा आएगा तो पुरानी स्कीम वालों को गवर्नमेंट पैसा क्या कर देगी? रिटर्न। और ये प्रोसेस क्या चलता जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गवर्नमेंट, बहुत रेयर चांस है कि डेट को कभी जीरो कर पाए। तो जब डेट जीरो होना नहीं है, गवर्नमेंट को रेगुलरली इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है, तो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या सोच समझ के लोन नहीं लेगी फिर? कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले, सिक्योर्ड लोन मिले, कॉस्ट कम से कम आए, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना, और सस्टेनेबल लोन मिले। सस्टेनेबल लोन का मतलब क्या होता है? कि अगर लोन हमारे सिर पे रहे भी तो हमें ज्यादा पेनफुल ना लगे। पेनफुल क्यों ना लगे? क्योंकि हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे कि हमें परेशानी हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब मान लो आपने अपने घर में लोन ले रखा है, सपोज आपके पेरेंट्स ने लोन ले रखा है। मेरी बात समझना ध्यान से। एक तो ले रखा बेटा आपके पेरेंट्स ने होम लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8 से 9% के बीच में। मकान बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा? 8 से 9%। आपके पेरेंट्स ने मान लो लोन ले रखा है, ये 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए मान लो, चलो मकान है तो इतना तो होगा, 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है। और एक लोन ले रखा है बेटा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन, और वो जो लोन होता है वो कम से कम 12% पे होता है। 12% से लेके 14% के बीच में जाता है पर्सनल लोन। समझ रहे हो आप? तो बेटा आप मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स जो हैं वो किस लोन से परेशान होंगे और किस लोन से परेशान नहीं होंगे? सबसे पहले उनकी कोशिश रहेगी इसको निपटाओ भाई, ये पेनफुल लोन है, 12 से 14% का ब्याज देना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? ये कंसिस्टेंसी के साथ इस लोन को कोई बंदा नहीं चलाएगा। जैसे ही पैसा आएगा इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कितना रिटर्न देना मुझे बोलो? 8 से 9%। जो 50 लाख रुपए की अगर आप बैंक में एफडी भी कराते हो तो 6 से 7% ब्याज तो वहां से आती है। तो बैंक आपसे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है? 1-1.5%। जायज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां बैंक आपसे बहुत ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? पर्सनल लोन सिर्फ तब लिया जाता है जब हमारे पास कोई और तरीका लोन लेने का नहीं बचता। अदरवाइज हम कौन सा लोन पसंद करते हैं लेना? होम लोन, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या कोई और ऐसा सिक्योर्ड लोन जिसमें हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ मॉर्गेज करके हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लें और हमें सस्ता लोन मिल जाए, तो हम ऐसा लोन लेना पसंद करते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कौन सा लोन लेना पसंद करती है आम जनता से? बेटे जिसमें ये फीचर्स हो, लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, समझ रहे हो? लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लो या रिस्क मिटिगेशन। सर ये क्या होता है? मिटिगेशन मतलब मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन, रिस्क होना, कॉस्ट कम से कम हो, और मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है ना? डेवलपमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिल रही हो।
तो हम कहेंगे, सरकार कहेगी पब्लिक से ये वाला लोन ले लो यार, ये लोन बहुत बढ़िया है जो लोएस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट पे हमें मिलता है। तो बच्चों इस लोन को देश की सरकार लेना पसंद करती है। आओ बच्चों इसमें ना कुछ 2-4 बातें मैं आपको पढ़वा दूं जो आपके काम की बातें हों। आओ देखते हैं इसमें। ये देखो, सबसे पहले ये यहां पर बात पढ़ो कि मींस डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ लोन। आप समझ गए कि ये पब्लिक डेट है क्या? बेसिकली लोगों से लिया गया लोन, लोगों की सेविंग्स से उठाया गया लोन जो गवर्नमेंट लोन के तौर पे ले रही है और इसको आगे लोग एक्सपेंडिचर कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, जो फ्यूचर डेट पे वापस क्या किया जाएगा? विद इंटरेस्ट रीपे किया जाएगा। ये वो लोन होता है। अब आगे बढ़ो। डेट सर्विसिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज एज ए पोर्शन ऑफ डेट फॉल्स ड्यू ईच मंथ। बोलो है नहीं? गवर्नमेंट को हर महीने कुछ ना कुछ लोन रिपे करना पड़ता है। गवर्नमेंट डज नॉट एक्चुअली कट एक्सपेंडिचर रेजिस टैक्सेस टू प्रोवाइड फंड्स टू रिटायर द रीपेमेंट और रीपे द मैच्योरिंग बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई? इनके पैसे वापस करने के लिए गवर्नमेंट ये नहीं कि पैसे प्रॉपरली वापस कर दे, नहीं, रादर द गवर्नमेंट सिंपली रीफाइनेंसेस द डेट। गवर्नमेंट क्या करती है? जिनके पैसे वापस करने उनके पैसे वापस कर देती है और सेल करती है बाजार के अंदर क्या? न्यू बॉन्ड्स। एंड यूजुअली द प्रोसीड्स टू पे ऑफ द होल्डर ऑफ द मैच्योरिटी बॉन्ड्स। अब जिनकी मैच्योरिटी आई हुई थी उनके पैसे वापस कर देती है और नए बॉन्ड होल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर जब इनकी मैच्योरिटी आएगी तो फिर दोबारा लोन ले लेगी। तो ये प्रोसेस तो बेटा अनएंडिंग प्रोसेस है, इसलिए गवर्नमेंट को सोच समझ के ये प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट को देखना पड़ता है मैच्योरिटी कैसे देनी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, रिडम्पशन कब होगा, रिडम्पशन फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, कॉस्ट कम से कम है कि नहीं है, रिस्क मिनिमाइजेशन है कि नहीं है, रिस्क मिनिमाइजेशन है कि नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट देख के वो लोन तब लेती है। ये गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं लोन लेने से पहले वो डिसाइड करते हैं, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड, ठीक है ना? नहीं, वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो बॉन्ड्स निकालेगी। जैसे गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स निकाला 7% वाले बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट ने ऑफर दे दिया आम जनता को, ठीक है जी, मुझे गवर्नमेंट की ये स्कीम अच्छी लग रही है तो मैं गवर्नमेंट के इस फॉर्म को भरूंगा और ये बॉन्ड्स ले लूंगा। तो गवर्नमेंट ने एक ऑफर निकाला, उसको एक्सेप्ट करेगा कौन? जिसने लोन देना है वो या तो एक्सेप्ट करेगा अगर उसको अच्छी लग रही है तो, नहीं तो वो नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो कहेगा मैं 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो बैंक की एफडी में लगा के पैसा खुश हूं 6.5% पे, तो बैंक की एफडी में लगा देगा पैसा, ठीक है ना? उसको लगता है नहीं सर मेरे को तो दोनों में अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें थोड़ा रिस्क भी हो लेकिन रिटर्न भी आए 15-17%, तो वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स नहीं लेगा, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देगा। जिसको और रिस्क लेना है वो किस में पैसा लगा देगा? शेयर्स में लगा देगा। तो वो तो अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकाल के छोड़ देती है कि 7% वाले बॉन्ड्स हैं, 8% वाले बॉन्ड्स हैं, इनके ये फीचर्स हैं, ठीक है जी, हमें अच्छा लगेगा तो हम लगा देंगे पैसा, हमें नहीं लगेगा हम नहीं लगाएंगे। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? अब बढ़ते हैं आगे। द इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट आर। कितने इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट को मैनेज करते? बेटा ध्यान देना, यहां पर एमसीक्यू आ सकता है। एक आरबीआई जो किसको मैनेज करने का काम करता है? डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट को। आरबीआई डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट को मैनेज करने का काम करता है। दूसरा इंस्टीट्यूशन बच्चों कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारे देश के लोन नहीं, इंटरनल नहीं, कौन से लोन को मैनेज करने का काम करता है? एक्सटर्नल डेट। और तीसरा नोट करना बच्चों, मिक्सचर किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको ना ये पूरा है बेटा, ये बोल्ड ना आधा हो पाया, पूरा बोल्ड है, यहां तक बोल्ड है, कर लेना आप यहां तक अंडरलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन, और यहां पर कॉमा है, यहां पे कॉमा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन किसको मैनेज करने का काम करता है बच्चों? अदर लाइबिलिटीज, कोई भी स्मॉल सेविंग डिपॉजिट, जो हमारे पैसे होते हैं छोटे मोटे जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उसको मैनेज करने का काम ये तीनों लोग करते हैं। कहने का मतलब है कि लोन को मैनेज करने के इंस्टीट्यूशंस जो है वो ये 3 हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो आईसीआई ने अपने पैटर्न में दे रखा है, क्या है बेटा? सुनो। फ्रॉम 1997 ऑनवर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार शॉर्ट टर्म लोन्स देने का भी काम कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को। भाई किसी स्टेट गवर्नमेंट को
3 महीने तक का कोई लोन चाहिए, कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई उस स्टेट में, उसको निपटने के लिए आरबीआई उसको 3 महीने तक का लोन दे सकता है, जिसको यहां पर क्या किस नाम से पुकारा जाता है बेटा? वे एंड मीन एडवांसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है। टू ब्रिज टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लोस, टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लोस अप टू अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम आरबीआई टू डिफरेंट स्टेट्स, और उसका नाम क्या है बेटा? मीन वे एंड मीन एडवांसेस, WMA। आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। वेज एंड मीन एडवांसेस, 3 महीने तक का लोन आरबीआई से डिफरेंट स्टेट्स को दिया जा सकता है। अच्छा जी, एक्सटर्नल डेट को मैनेज करने का काम कौन करता है बेटा? लो जी एक एमसीक्यू। एक्सटर्नल डेट को मैनेज करने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऊपर लिखा था ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा था ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कौन सा जो डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आउटसाइड लोन्स को मैनेज करने का काम करता है। तो बच्चों हमें थोड़ा सा यहां पर रिस्क एसोसिएट होता है गवर्नमेंट को, रिस्क एसोसिएशन विद एक्सटर्नल डेट। सर किस तरह का रिस्क एसोसिएट होता है बेटा? जितना लोन आप बाहर से लोगे, समझो आप बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज से, जो एक्सटर्नल डेट की मैं बात कर रहा हूं, यूएसए से लोन ले लिया, ठीक है जी, रशिया से लोन ले लिया, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लिया। अब जितना बाहरी लोन होगा वो फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में अगर हमें मिला, तो वो सप्लाई किसकी बढ़ाएगा बच्चों? हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ाएगा। वो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करेगा? डैमेज करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट को हिट करने का काम करता है। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी कहीं हद से ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए, तो इसलिए हमें सोच समझ के एक्सटर्नल लोन लेना चाहिए। बेसिकली लोन कौन सा होना चाहिए? पहले पब्लिक यानी इंटरनल लोन होना चाहिए। अगर इंटरनल लोन मिल ही नहीं रहा या फिर हमारे रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, तो फिर हमें एक्सटर्नल लोन के बारे में सोचना चाहिए। ये आखिरी पैराग्राफ में थोड़ी सी इस तरह की बात है। अब बच्चों 3 क्वेश्चन हमारे और मैं तुम्हें बता दूं, 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। पब्लिक डेट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए 3 इंस्टीट्यूशंस, 3 नाम जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वो याद कर लेना आप लोग। 2003 में जो बना वो बना फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। कल बताया था बेटा इसके बारे में, मैंने बजट के अंदर ही बताया था। शॉर्ट फॉर्म फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कौन से साल में बेटा? 2003 में। याद कर लेना बेटा, ये डेट भी आ सकती है, नाम भी आ सकता है। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003, जिसका ऑफकोर्स एक ही काम था कि फिस्कल डेफिशिएंसी क्या हो सके, कम से कम हो सके, और बजट अच्छे से मैनेज हो सके। सोर्सेस जो भी हमारे रिसीट्स हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बन सके। ऑफकोर्स इसका यही काम था। उसके बाद बेटा एक और बना पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। शॉर्ट फॉर्म भी याद करनी है, PDMC। और जरा इस पर दिमाग लगाओ, मीनिंग क्या होगा? पब्लिक के डेट को मैनेज करने वाला सेल, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। आप बात समझ रहे हो? पब्लिक के डेट को मैनेजमेंट करने वाला सेल, दैट इज लोन कम से कम होना चाहिए, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सस्टेनेबल लोन होना चाहिए, ठीक है, रिस्क कम से कम होना चाहिए। सारी बातें सोचने के लिए सेल बनाया गया, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। और कौन से में बेटा? कौन से ईयर में? 2016। तो क्या हमारे देश में ये 2 चीजें होने से क्या लोन कम हो गए? तो बेटा आपके मटेरियल के अंदर ये कुछ बातें लिखी हैं, बता दूं कि पहले बेटा 23 में, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2023 में ये थे हमारे इंटरनल डेट, जो कि इंटरनल डेट आज बढ़कर के बढ़ ही है ना। ये देखो 147 से 164 बढ़ गए, और 1 साल के अंदर अंदर। और जो एक्सटर्नल डेट थे वो 483, और आज कितने हो गए बेटा? 522। ये भी बढ़ा है। 2023 से 2024 1 साल के अंदर अंदर ये डेट आपका इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि डेट को मैनेज करने का इंस्टीट्यूट, डेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, वो भी बनाने के बावजूद भी बेटा डेट कंट्रोल नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला? हर वो इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके डेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है।
क्योंकि हमारे देश में रेगुलरली जो है डेवलपिंग एक्सपेंडिचर हो रही है। और आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना के आने के बाद तो क्या हुआ बच्चों, हमारे देश में हेल्थ बजट में बहुत खर्चा किया जाने लगा है। ये देखो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड सोशल सेक्टर, ठीक है ना। तो कोई भी देश पहले हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देता था। हमारे देश में तो हेल्थ का बजट ही बहुत कम बनता था, लेकिन अब हमारे देश में टोटल बजट के अंदर हेल्थ बजट को स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है और हेल्थ के लिए अलग से बहुत ज्यादा अमाउंट रखा जाता है, क्योंकि अचानक कोई इस तरह की बात आ जाए तो हमारे देश कैसे मैंने उसको फिर डील कर पाएगा। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर पे अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो बेटा अगर हेल्थ सेक्टर के अलग से पैसे अलग रखोगे तो आपका बजट कैसा बनेगा बताओ मुझे, डेफिसिट ही बनेगा। तो इसीलिए पब्लिक डेट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत फिर पड़ रही है। ठीक है जी। 2 क्वेश्चन और बेटा इस टॉपिक के जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि इसके चलते गवर्नमेंट ने एक जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाम की चीज को जो है अप्लाई किया है आरबीआई ने। जी सिक्योरिटी का मतलब बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पता होना चाहिए क्या मतलब, क्या जी सिक्योरिटी क्या होता है बेटे। जैसे जो कंपनियां होती हैं वो अपनी सिक्योरिटीज देती हैं, इशू करती हैं, शेयर्स इशू करते हैं, है ना जी, म्यूचुअल फंड्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं जैसे कंपनियां। तो कंपनियां बेसिकली जब हम शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, रिलायंस कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं, टाटा कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं, क्या हो रहा है बताओ मुझे आप। वो कंपनी आपको एक डॉक्यूमेंट दे रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट आपको दे रही है। और आप पैसा किनको दे रहे हो, उन कंपनियों को दे रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है भाई जब तुम उनको पैसा जैसे देते हो ऐसे ही गवर्नमेंट अपनी खुद की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है। तो हम चाहें तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि जैसे कंपनियां सिक्योरिटीज के नाम पे पैसा लेती हैं वैसे गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट लेगी। ठीक है ना। पहले क्या होती थी, बहुत कम होती थी, कुछ जैसे किसान विकास पत्र, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कई तरह के और पैटर्न भी इशू कर दिए हैं। और वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू, उसमें हेल्प कौन कर रहा है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाने में तकलीफ होती थी, पता नहीं चलता था यार कब स्कीम आ जाती है कब स्कीम चली जाती है। तो एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव मूव बेटा 5 फरवरी 2021 को लागू किया गया और गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट बना दिया। मतलब हम लोग चाहें तो आरबीआई में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो आरबीआई में नहीं खुलता था पहले और आज भी अगर मुझे शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो आरबीआई में इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं खुलेगा। आरबीआई में इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, बताओ किस में ट्रेड करना है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करना है तो तुम आरबीआई के इस अकाउंट में लॉग इन करके किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कभी भी सेल कर सकते हो। ट्रेड होने लायक हो गया। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे क्या कराना पड़ता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ये खुलवाना पड़ता है, तो तभी उसमें पैसा आता है ना। सेविंग अकाउंट के थ्रू थोड़ी ना ट्रेडिंग हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो बेटा आरबीआई कहता है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की स्कीम के अंदर आप अपना अकाउंट खुलवाओ। ठीक है जी, आप अपना अकाउंट खुलवाओ और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करो या फिर सेल करो। इससे क्या होगा, आपके पास एक स्पेक्युलेटिव ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ट्रेडिंग करने का। ठीक है ना। आपको जब लगा अच्छा है आप बेच दो, रेट अच्छा आ रहा है, जब कम लगा आप बाय कर लो, ऐसा। और गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा बेटा, अमाउंट। जैसे कंपनियां जब बिजनेस करती हैं तो कंपनियां क्या करती हैं, शेयर्स एक बार इशू कर देती हैं। क्या प्रोसीजर पढ़ा था आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर में, कंपनियां एक बार शेयर इशू कर देती हैं। कंपनियों ने लोगों को क्या दे दिया बताओ, शेयर सर्टिफिकेट, उनके नाम पर शेयर इशू कर दिए। लोगों ने पैसा उठा के किसको दे दिया बताओ, उस कंपनी को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो कंपनी उस पैसे पे क्या कर रही है बोलो, बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है, आपको डिविडेंड दे रही है। यही होता है ना कंपनी मॉडल। और अगर तुम्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तुमने 1 लाख रुपए कंपनी को दे रखे हैं, तुम्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, मुझे बताओ कंपनी से पैसे वापस ले सकते हो, शेयर्स के पैसे वापस ले सकते हो कंपनी से? कंपनी को ये कह के मेरा शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लो, मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। तुम उस शेयर को क्या कर सकते हो, ट्रेड, किसी और को बेच सकते हो। वो दूसरा बंदा तुमसे शेयर ले लेगा और तुम्हें उस समय के मार्केट रेट जो भी शेयर का होगा वो तुम्हें वो दे देगा। समझ रहे हो?
हाँ, कंपनी को तब वापस दे सकते हो जब कंपनी स्कीम कौन सी निकाले, बायबैक स्कीम। अदरवाइज कंपनी अपना शेयर सर्टिफिकेट थोड़ी वापस लेगी तुमसे। ऐसे तो फिर 2 साल बाद कुछ लोग पहुंच जाए जी हमारे पैसे वापस कर दो, तो कंपनी कौन सी एसेट्स बेच करके उनके पैसे वापस करेगी, तो कंपनी बंद होने वाला काम हो जाएगा फिर, है ना। तो कंपनी आपके शेयर्स के पैसे कभी वापस नहीं करती। हाँ, जो कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, डिवेंचर्स रिडीमेबल होते हैं आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल बाद जितने भी स्कीम के वो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, बट शेयर्स कभी रिडीमेबल नहीं होते। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज दे सकती है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल काइंड ऑफ, जिसमें गवर्नमेंट को फंडिंग मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे और गवर्नमेंट का काम चल जाएगा, आप लोगों को एक स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो दोनों बातें चलती हैं। हाँ, ठीक है जी, क्लियर हो गया बच्चों, पब्लिक कंपनीज में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। तो बच्चों यहां तक की तो बात थी, वो थी 12th से थोड़ी हटके। अब जो बात फिर से आ रही है बेटा, वो आपने 12th में पढ़ी हुई है। अब इसका एक ओवरव्यू लेंगे हम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने 12th में नहीं पढ़ा, तो मैं एक ओवरव्यू दूंगा, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लेना जी। आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा बेटा, बजट कितनी तरह के होते हैं बोलो, कौन कौन से बेटे। एक बैलेंस बजट पढ़ा था आप लोगों ने, दूसरा बजट कौन सा पढ़ा था बेटा, बैलेंस बजट बता दो कौन सा होता है, जिसमें सर खर्चे और रिसीट दोनों का लगभग हिसाब बराबर लगता है। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, बैलेंस पूरा बजट कभी नहीं होता है ना। ये तो ये हो गया ना यार कि गवर्नमेंट को लगता है 500 करोड़ रुपए के खर्चे होंगे और रिसीट भी गवर्नमेंट को कितने की लग रही है, एग्जैक्ट 500 करोड़ की। बहुत मुश्किल है ऐसा, बैलेंस बजट नाम की कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब बजट हमेशा ही कौन सा होता है बेटा, अनबैलेंस बजट होता है। अनबैलेंस मतलब बजट मतलब बेटा एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू रिसीट। तो उसमें 2 तरह का बजट हो सकता है, कैसे कैसे, एक डेफिसिट और दूसरा कौन सा पड़ा था, सरप्लस बजट। बेटे कौन सा होता है, वैसे हमारे देश में तो कभी नहीं बनता कि वैसे बताओ, जब टोटल रिसीट इज ग्रेटर देन, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां देश की सरकार को देश के लोगों पे और इकोनॉमी पे अब और ज्यादा डेवलपिंग एक्सपेंडिचर करने की ज्यादा जरूरत नहीं फील होती, वहां पर बजट सरप्लस बजट बन सकता है। यूएसए की इकोनॉमी सरप्लस बजट दे सकती है, लेकिन हमारी इंडिया की इकोनॉमी हमेशा ही, अभी तक भी कौन सा बजट दे रही बेटा, कभी सरप्लस बजट नहीं बनता अभी तक, तो दिखता नहीं है कि जब तक डेवलपमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन व्हाट, टोटल रिसीट। आपने डेफिशिएंसी पढ़ी थी बेटा 12th क्लास में, कितनी तरह की डेफिशिएंसी पढ़ी थी, 3। पहली कौन सी, रेवेन्यू, दूसरी, तीसरी। जब मैं रेवेन्यू डेफिशिएंसी की बात करूं तो पढ़ा होगा कि सिर्फ रेवेन्यू इज कंपेयर्ड विद रेवेन्यू, सो व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट, रेवेन्यू रिसीट, इट इज कॉल्ड। दूसरा बेटा फिस्कल डेफिशिएंसी में बात करी होगी 12th क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था, जब टोटल एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन जब मैं रिसीट की बात कर रहा हूं तो उसमें कौन सी रिसीट नहीं लेनी, क्योंकि बोरोइंग सच में तो कोई रिसीट होती ही नहीं है ना। बोरोइंग तो आपकी डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। आप मेरी बात समझ गए। जैसे कि मैं आपको बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेके कि एक वर्ड लिखूं बेटा यहां पर मैं, बजटरी डेफिशिएंसी। बताओ बेटा, फॉर्मूला बताना एक बार, मीनिंग बताना, बजटरी डेफिशिएंसी। हाँ जी, क्या, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन, तो ये बजटरी डेफिशिएंसी है। मान लो एक देश में, एक इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट का अंदाजा है वो है 500 करोड़, जो रिसिप्ट्स का अंदाजा है वो है 350 करोड़। तो प्लीज आप मुझे बताइए बजटरी डेफिशिएंसी कितनी है, ठीक। अब इस 150 करोड़ को मैनेज करने के लिए उसको एक लोन मिल रहा है, लेकिन 150 करोड़ का नहीं मिल रहा, 100 करोड़ की बोरोइंग हो रही है, 100 करोड़ की। कितने करोड़ की, तो आप मुझे बताओ क्या डेफिशिएंसी पूरी तरीके से मैच हो जाएगी, पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगी डेफिशिएंसी? नहीं सर। कितने करोड़ का लोन ले लिया बेटा हमने, अब जितना मिल रहा है उतना तो ले ही लें। 100 करोड़ का लोन मिल गया, बोरोइंग्स भाई, मैं उल्टा बोल गया,
ये कौन सी डेफिशिएंसी है? एक मिनट रुको, अब बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट? टोटल रिसीट। और ये कौन सी डेफिशिएंसी बेटा? फिस्कल डेफिशिएंसी। हाँ, मैं वही कहूं, कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया, फिस्कल डेफिशिएंसी, समझ रहे हो? और मैं कह रहा हूं कि इस डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए हमें लोन मिल गया। कितने का लोन मिल गया बेटा? 100 करोड़ का। हालांकि हमें लोन कितने करोड़ का चाहिए था बोलो, लेकिन हमें लोन कितने का मिला? 100 करोड़ का। बोलो डन। अब बेटा इस 100 करोड़ को अगर मैं इन्वॉल्व कर लूं तो मेरी रिसीट कितने की हो जाएगी बोलो? 450 करोड़। कितने की हो जाएगी? 450 करोड़। तो बेटे अब मुझे बताओ, क्या अभी भी डेफिशिएंसी है? अब जो डेफिशिएंसी है वो कितने करोड़ की रह गई? ये 50 करोड़ की कौन सी डेफिशिएंसी है? ये बजटेड डेफिशिएंसी है। बच्चों बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट में उल्टा लेके चलाओ। एफडी से बीडी, कुछ बच्चों को आदत होती है बीडी से एफडी जाने की। बजटरी डेफिशिएंसी मतलब क्या? बजटरी डेफिशिएंसी मतलब ये कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर ही कंपेयर होंगे। किससे कंपेयर होंगे? टोटल रिसीट से। लेकिन उस रिसीट में कौन सी रिसीट भी शामिल होगी? बोरोइंग वाली रिसीट भी शामिल होगी। अब मेरे जो रिसीट थी अदर देन बोरोइंग कितने की थी बेटा? 350। और बोरोइंग मिलाकर के मेरी रिसीट कितने की हो गई? 450। और एक्सपेंडिचर कितने का है? 500। तो कितने की डेफिशिएंसी है? 50 करोड़। ये 50 करोड़ बच्चों कौन सी डेफिशिएंसी है? बजटरी डेफिशिएंसी। और अगर इस 50 करोड़ को मैं बोरोइंग को रिसीट ना मानूं तो फिर मेरी रिसीट कितने की है? 350। और मेरा खर्चा कितने का है? 500। और डेफिशिएंसी कितने करोड़ की है? 150। तो फिर ये कौन सी डेफिशिएंसी है? फिस्कल डेफिशिएंसी है। अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि एक्चुअल डेफिशिएंसी का रोल कौन प्ले करता है, बजटरी या फिस्कल? एक्चुअल डेफिशिएंसी फिस्कल। हमारे देश में एक्चुअल डेफिशिएंसी मेजरमेंट यानी कि असली बताओ यार कितने रुपए घाटा है देश को, तो कितना है बेटा? 150 या 50? 150। भाई वो 50 कोई डेफिशिएंसी थोड़ी ना है, वो 50 तो आपने अपनी डेफिशिएंसी को एडजस्ट करवा लिया। 150 करोड़ की डेफिशिएंसी थी, आपने क्या किया? 100 करोड़ का लोन ले लिया। तो आप ये कह रहे हो अब 150 करोड़ वाली डेफिशिएंसी आपकी मिनिमाइज होकर के कितने करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है? 50 करोड़ में। पर बेटा अगर लोन नहीं मिलता तो बताओ डेफिशिएंसी कितने की होती? 150 करोड़ की होती ना। और लोन नहीं मिला, आप ये मान के चलो, तो वो है एक्चुअल डेफिशिएंसी। यानी फिस्कल डेफिशिएंसी बच्चों एक्चुअल डेफिशिएंसी है। बजटरी डेफिशिएंसी तो एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो प्रेजेंट सिनेरियो में, ध्यान से सुनना, जो प्रेजेंट सिनेरियो में लोन को लेने के बावजूद भी डेफिशिएंसी वहीं की वहीं है, थोड़ी सी घट गई है, आर्टिफिशियली घटा लिया आपने, तो वो कौन सी डेफिशिएंसी है? बजटरी डेफिशिएंसी। तो इसका मतलब ये है आपकी एक्चुअल डेफिशिएंसी और बेटा ये तो आपकी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी। सर वो कैसे? ओनली फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन है ये तो बस आपको ये सोचना है यार लोन तो मैंने ले लिया 100 करोड़ का, अभी कितने रुपए घाटा रह गया? अभी भी 50 करोड़ और रह गया। इस 50 करोड़ को कहां से मैनेज किया जाएगा? क्या 50 करोड़ की देश की सरकार क्या करे? आप बता सकते हो क्या क्या करके इसको मैनेज किया जा सकता है? टैक्स बढ़ा लो, सब्सिडी थोड़ी घटा लो, डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, नई करेंसी छाप लो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, कुछ ऐसा कर लो। ये सब करके आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन जो भी काम हम यहां पर बोल रहे हैं वो सब काम हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, हमें ये भी पता होता है। उससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यूएशन फॉरेन करेंसी की तुलना में, मुकाबले में क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? करेंसीज डेप्रिसिएशन। फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी करेंसी वीक हो जाती है। बोलो जी डन। तो बच्चों ये था हमारा बजट, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, और फिस्कल और रेवेन्यू में डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। एक वर्ड और पढ़ा था बेटा आपने, क्या पढ़ा था बेटे? प्राइमरी डेफिसिट। क्या वर्ड पढ़ा था बेटा? प्राइमरी डेफिसिट। सर ये क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? बेटे डेफिशिएंसी मुझे फिस्कल के नाम पर कितनी दिख रही थी? 150 करोड़। ध्यान से समझ लेना बेटा, वही पुराना एग्जांपल ले रहा हूं। कितने की डेफिशिएंसी दिख रही थी? 150 करोड़। अब खर्चों में
कौन से खर्चे थे? ये खर्चों में 500 करोड़ का खर्चा भाई, 500 करोड़ का। आप बता सकते हो खर्चे कौन कौन से होंगे देश की सरकार के? सब्सिडी दिया होगा है जी, पेंशन दी होगी और स्कॉलरशिप दी होगी। चलो हो सकता है कुछ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट भी ले ली होगी। और बेटा और एक सबसे इंपॉर्टेंट देश की सरकार का, चलो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर एक्सपेंस, एक और इंपॉर्टेंट, जो पुराना लोन होगा ना, पुराना लोन, उसके ऊपर देश की सरकार क्या दे रही होगी प्रेजेंट में? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेली खर्चा हो रहा है भाई, वो हर साल खर्चा हो रहा है। कौन सा खर्चा देश की सरकार का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों इस 500 करोड़ में से, मेरी बात सुनना ध्यान से, इस 500 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए तो देश की सरकार ने किस पे खर्चने हैं? इंटरेस्ट पे। ठीक है, अगर ये इंटरेस्ट माफ हो जाए, जिनसे भी लोन लिया वो कह रहे चलो छोड़ो यार, इस साल का ब्याज मत दो, वो इकोनॉमीज जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उन्होंने हमारा लोन का इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ फिस्कल डेफिशिएंसी घटेगी हमारे देश की या बढ़ेगी? सोच समझ के जवाब देना बेटा, फिस्कल डेफिशिएंसी घटेगी या बढ़ेगी? मैं कह रहा हूं सोच के, आप कह रहे हो कुछ भी। इंटरेस्ट रह गया, इंटरेस्ट रह गया जीरो, तो फिस्कल डेफिशिएंसी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी भैया, घटेगी। आप मुझे बताओ खर्चे आपके 500 करोड़ के थोड़ी रहेंगे, खर्चे कितने के हो जाएंगे बोलो? 455, और फिर 455 से आप 350 करोड़ को बैलेंस करो जरा एक बार। अब आपका डेफिशिएंसी कितने करोड़ का रह जाएगा? 105 करोड़ का डेफिशिएंसी रह जाएगा। तो फिस्कल डेफिशिएंसी क्या हुई? कम हुई, बढ़ी? तो ये जो फिस्कल डेफिशिएंसी हुई है इस वक्त जो दिख रही है आपको, इसको इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिशिएंसी नहीं, इसको कौन सी डेफिशिएंसी बोला जाता है? प्राइमरी डेफिशिएंसी। क्या बोला जाता है सर? क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा प्राइमरी डेफिशिएंसी का मतलब होता है वो डेफिशिएंसी जो देश की सरकार को अगर इंटरेस्ट के पैसे ना भी देने हो तो भी डेफिशिएंसी है। सर क्यों है? लोगों के वेलफेयर एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे ना यार, पेंशन तो देनी पड़ेगी ना, गरीबों को अनाज तो देना पड़ेगा ना, जो गरीब बच्चे हैं उसके स्कूलों की, उनका जो गवर्नमेंट स्कूल के जो खर्चे हैं देश की सरकार को वो तो करने पड़ेंगे ना। हॉस्पिटल्स जो हैं, ठीक है, देश की सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। तो इसका लॉ एंड ऑर्डर, उसकी मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब ये, आप मुझे बताओ अगर हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट को किसी तरीके से मैनेज कर भी लें, किसी तरीके से मैनेज कर भी लें, तो भी ये 105 करोड़ की मैनेजमेंट आप कर सकते हो क्या? नहीं। इसीलिए बच्चों इसको कौन सी डेफिशिएंसी बोला जाता है? कौन सी डेफिशिएंसी बोला जाता है बेटा? प्राइमरी डेफिशिएंसी। हाँ जी, इसको कौन सी डेफिशिएंसी बोला जाता है बच्चों? प्राइमरी डेफिशिएंसी। तो प्राइमरी डेफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर? फिस्कल डेफिशिएंसी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक हो गया? तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा बेटा? फिस्कल डेफिशिएंसी इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइमरी डेफिशिएंसी मींस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। और अब आप मुझे बताओ, अगर मैं प्राइमरी डेफिशिएंसी को जीरो कर दूं, वापस आए वहीं पे, ये लो जहां पे बनाया था मैंने, अगर मैं क्या करूं बेटा? प्राइमरी डेफिशिएंसी कितने की निकल के आई थी आप बताना जरा एक बार। यहां पर 105 करोड़ की प्राइमरी डेफिशिएंसी है। फिस्कल डेफिशिएंसी कितने की है? 150 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितने का है? 45 करोड़। तो क्या मैं यहां पर एक बात लिख दूं कि फिस्कल डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिशिएंसी प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट? यस और नो? इतना बताओ बच्चों फटाफट से, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? फिस्कल डेफिशिएंसी इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिशिएंसी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इज इट ओके? अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई ऐसा है कि प्राइमरी डेफिशिएंसी को मैं जीरो कर देता हूं, प्राइमरी डेफिशिएंसी जीरो हो गई,
तो फिर ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बोलो? फिर सर इसको जीरो कर दोगे तो फिस्कल डेफिशिएंसी एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगी? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिशिएंसी और इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि अब डेफिशिएंसी प्राइमरी डेफिशिएंसीज की वजह से नहीं बचेगी, अब डेफिशिएंसी किसकी वजह से बचेगी बच्चों? इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से बचेगी। तो फिस्कल डेफिशिएंसी आप मुझे बताओ कितनी शो हो रही होगी इकोनॉमी के अंदर? 45 करोड़। और इंटरेस्ट पेमेंट भी कितना शो हो रहा है? हाँ, मेरी बात समझ गए? क्या इसमें से कोई भी बात मैंने तुम्हें नहीं बताई अभी तक? ये सारी बातें 12th की चल रही भाई, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना? कोई बच्चा अगर लोड ले रहा है तो उसने का मतलब उसने 12th में पढ़ाई नहीं करी ढंग से, तो अभी इसको कर लेना घर जाके, ठीक है ना? क्योंकि इसमें कोई लोड लेने वाला मुद्दा ही नहीं है, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल टच 12th का ही है, ठीक है? डन हो गया। तो ये प्राइमरी डेफिसिट, जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, और एक पढ़ा था हमने बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट, करा दिया तो क्लियर कर दिया मैंने आपको ऑलरेडी। अच्छा जी, डेफिसिट। और अब आते हैं आखिरी की कुछ बातों पे बच्चों, बजट के कॉन्सेप्ट। ये वैसे हमने पढ़ लिए थे, फाइनेंस बिल आपको बता दिया था कल मैंने, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है जी। आउटकम बजट तो जो फाइनल होके आता है। गिलोटिन बता दिया था बच्चों कल, गिलोटिन क्लियर है हमें? कट मोशन क्लियर था कल? जो ग्रांट के लिए जो बजट के अंदर जो डिस्कशन होती है, अगर उसमें कुछ ओवर वैल्यूएशन हो तो उसका कट मोशन लग सकता है। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्लियर था कल? कंटिन्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया बता दिया था कल? और पब्लिक अकाउंट भी कल मैंने क्लियर कर दिया था। छोटे मोटे फंड्स जो होते हैं वो पब्लिक अकाउंट ही होते हैं। डन बच्चों? तो ये थी हमारी पब्लिक फाइनेंस की यूनिट नंबर कौन सी कंप्लीट हुई बच्चों? कौन सी?